ससेप्टिबिलिटी। इसको हम इस सिंबल से बताते हैं और ये सिंबल होता है काई। एक्स ऐसा होता है ना, ये है काई। काई में लिखे इट इज द मेजर ऑफ द ईज, इट इज द मेजर ऑफ द ईज विद विच अ मैग्नेटिक मटीरियल और स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मतलब अगर सपोज कीजिए दो मटेरियल हैं ए और बी, ए का काई बी से ज्यादा है, इसका मतलब है ए कैन बी इजिली मैग्नेटाइज। इसको मैग्नेटाइज करना आसान, जबकि इसको मैग्नेटाइज करना कंपैरेटिवली बी कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज। ठीक है, तो बेसिक पता लग गया कि काई क्या बताता है। अगर काई ज्यादा है तो मतलब आप उससे सब्सटेंस को, स्पेसिमेन को इजीली मैग्नेटाइज कर सकते। अगर काई कम है तो थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, और काई का फॉर्मूला होता है I/H। मैंने इसको I इक्वल टू काई H करके याद करा हुआ है। यहां से इसकी डेफिनेशन निकलेगी। डेफिनेशन क्या है कि समझना, काई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ I एंड H। सिर्फ आपको ये बताना है I क्या है और H क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड, magnetic susceptibility is defined as the ratio of intensity of magnetization induced ब्रैकेट में लिख ले I in a magnetic material and strength of the magnetic field, ब्रैकेट में लिखे H वेक्टर कैपिटल H। ठीक है, अगर काई की वैल्यू ज्यादा है यानी कि उसको कम फील्ड लगाकर ही मैग्नेटाइज किया जा सकता है, साफ साफ पता लग ही रहा है ना। और उसके खुद में इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा हो जाएगी, तब भी काई ज्यादा हो सकता है ना। अगर I ज्यादा है यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, दिखाई ज्यादा है। अगर आप इसको नहीं दोष देखोगे तो इसकी बात ये भी, इसका मतलब ये भी हो गया कि एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे अगर थोड़ा सा तो भी आपकी मैग्नेटाइजेशन उसका इजीली। अगला टॉपिक लीजिए, एक ही डेरिवेशन है इसमें तो ये वाला है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ब्रैकेट में लिखना म्यू आर एंड काई, इन दोनों के बीच का रिलेशन पहले समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए आपने वैक्यूम में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H। ठीक है, अब यहां पर आप एक मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं जिसको आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। आई से बता सकते हो उसको। अब मुझे ये बताइए कि इस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना निकले। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो जितना आपके पास एक्सटर्नल था प्लस जितना उसमें इंड्यूस हुआ, क्या लगता है? हाँ, अगर अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है तो इसको माइनस कर देंगे, सपोर्ट कर रहा है तो इसको क्या कर देंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट H, और जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो है म्यू नॉट I, H प्लस I।
म्यू नॉट एच 1 प्लस आई बाय। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख करके बताइए जो एच की यूनिट है वही यूनिट क्या होगी, आई की। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब आप लिखते हैं आई बाई एच, तो ये कैसा हो गया, एक यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एच 1 प्लस, वैल्यू पुट अप कीजिए, लिखा है ना ये, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई। ठीक है, तो बी नेट आपके पास आ गया म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच। एच को इधर ले आओ, बी अपॉन एच म्यू नॉट 1 प्लस काई। तो बी बाई एच को आप बोलते हो म्यू एम, म्यू नॉट म्यू आर। म्यू एम क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम जिसको आप बोलते हैं। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो आपके पास म्यू आर हो गया 1 प्लस, क्या सीखे आप, उसके बाद कर लेते हैं कि आपको क्या समझना है इससे, है ना। आइए, अगर आपसे बोले कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है म्यू नॉट एच, लेकिन आप इन ए मीडियम, मतलब ये कोई मीडियम है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बातें करोगे, तो मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। और म्यू आर की वैल्यू निकाली जाती है 1 प्लस, मीडियम का है और ये वैक्यूम। अपना ध्यान से देखिए, ठीक है। तो वैक्यूम में फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एच, और अगर मीडियम आ गया तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू निकलती है 1 प्लस। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, हमने पहले भी बता रखा है कि फ्री स्पेस कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने देगा, उसको आप म्यू नॉट से बताते हो। म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये बताया कि मीडियम कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने देगा, उसको बोलेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। काई क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी मैग्नेटिक स्पेसिमेन को कितनी आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, वो एच बताता है। काई। और B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच। तो म्यू नॉट की डेफिनेशन हो सकती है B बाई एच, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये भी चाहो तो लिख दो म्यू नॉट की डेफिनेशन, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डेफिनेशन। अच्छा, B जो होता है जिसको आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक नाम और है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग चीज और मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग चीज, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तीसरी चीज है। भाई देखो, नाम समझते हैं। बी को आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक
फील्ड इंटेंसिटी। एच, एच को आप क्या बोल रहे हो? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आई को आप क्या बोल रहे हो? ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड है तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एच, अगर उसके अंदर डेवलप हो रहा है तो म्यू नॉट। इन दोनों का रेशो ले लोगे तो आई अपॉन एच को आप क्या बोलते हो? काई। काई एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले हैं और इनके नाम है। म्यू आर 1 प्लस काई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बस ये आपका लर्निंग सेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल मिलेंगे आपको हमारे पास जो सिलेबस में है अभी। एक है पैरामैग्नेटिक, एक है डायमैग्नेटिक और एक है फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अगर आपने इसको रखा है तो इसके अंदर हमने बात करी थी हर एक एटम अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये डाइपोल रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप लगा देते हो, ये मैग्नेटिक डाइपोल इसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी। बनाइए इसको। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। इसमें एक्सटर्नल जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो इसके जो बाहर मैग्नेट है ये अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक, हमारा ठीक कैसा था फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें क्या होता है कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के, इसमें जैसे ये है एक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट जो एटम है वो साथ वाले को इन्फ्लुएंस करता है, वो उसके साथ वाले को इन्फ्लुएंस करता है, तो इनका एक ग्रुप बन जाता है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज है। सपोज करो इस तरह से अरेंज है। एक दूसरा ग्रुप बनेगा जिसमें ये ऐसे अरेंज होंगे, आसपास वाले से इंटरेक्शन कर दिया। एक तीसरा ग्रुप बनेगा जिसमें ये ऐसे अरेंज हो। एक चौथा हुआ वो ऐसे अरेंज होगा। इनको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? इसमें डोमेन्स बन जाते हैं। ये इससे नलीफाई हो जाएगा, ये इससे नलीफाई हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनका क्या हो जाएगा? अब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो। तो ये पूरे के पूरे डोमेन एक साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे इस तरह से। तो डोमेन फॉर्मेशन की वजह से इसमें इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा फीबल होगा। इस डबल फीबल मतलब कम,
जबकि यहां पर इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। तो दोनों ही सेम है। इसमें भी जो टाइनी बार मैग्नेट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो गए, इसमें भी अलाइन हो गए, बट इसमें डोमेन फॉर्मेशन की वजह से ये जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाता है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा भी देगा। बनाइए इसके लिए काई एंड आई की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड नियर टू 1 होती है, एक के आसपास। इसके लिए काई एंड आई की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। इसके लिए काई एंड आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक से काफी ज्यादा, ये होगी नियर टू, क्लोज टू 1, है ना। अगर ये कोई आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है एक्सटर्नल, ना एक्सटर्नल, और यहां पर है वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो कहां जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड से प्यार है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, यानी कि लो मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड से पैरामैग्नेटिक मटेरियल किधर जाएगा? स्ट्रॉन्ग। डायमैग्नेटिक कहां जाएगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और एक जगह है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक फील्ड नफरत करता है, ये जाएगा वीक की तरफ। अब फेरो वाला कहां जाएगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ? स्ट्रॉन्ग की तरफ, और बहुत तेजी से जाएगा। ठीक है, बताइए इसको लैंग्वेज में लिखाओगे? टेम्परेचर और काई का कर्व ऐसा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका काई की वैल्यू कम होती है। इस लॉ को हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ। इसको फॉलो करें, मतलब काई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन, ये आपका कहलाता है क्यूरीज लॉ। इस पे क्यूरीज लॉ नहीं लगता, इसकी काई जो है वो टेम्परेचर के साथ में डिपेंड नहीं करती। काई इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर और काई का कर्व ये है, ओबे Curie's and Weiss law. Chi is proportional to 1 upon T minus T is equal to कर सकते हो, proportional कर is equal to कर सकते हो, लिख सकते हो chi is equal to C by T। क्या आगे पढ़ाऊंगा अभी भी? आइए, इसका म्यू आर जो है वो 1 से ज्यादा होता है, ये होता है 0 से 1 के बीच में, और इसका म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल लिखिए, पैराकेट, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, लिक्विड ऑक्सीजन। इसके आगे एग्जांपल नहीं आते, उसके आगे हम क्या लिख देते हैं?
आइए हेडिंग लीजिए, क्यूरीज लॉ। ये कहता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर काई की वैल्यू कम होती जाएगी। किसकी? मटेरियल। कौन सा मटेरियल? पैरा, डाई या फेरो? पैरा। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये दिया किसके लिए गया था? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ magnetic susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. Absolute temperature का मतलब केल्विन में, ठीक है? तो अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मैं हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगेगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। आगे लिखिए, क्यूरी टेम्परेचर it is the temperature above which a ferromagnetic material behaves like a paramagnetic material. अब आपको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसका काई पैरामैग्नेटिक मटेरियल से काफी ज्यादा होता है। और आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काई कम हो जाता है। तो अगर मैं इधर से इधर टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा तो काई क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक पॉइंट पर जाकर के वो क्या बन जाएगा? काई फेरो का अप्रोक्सीमेटली पैरा की रेंज में आ गया तो वो क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इस टेम्परेचर के ऊपर फेरो क्या बदल गया? पैरा। इस टेम्परेचर से नीचे। अब बताइए, यहां से यहां तक तो क्यूरीज ने कुछ भी नहीं बोला। क्यूरीज किसके लिए बोला? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं काई और टेम्परेचर के बीच का कर्व खींचता हूं तो आप टेम्परेचर बढ़ाइए, अभी क्या है? ये फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, क्यूरीज लो लगेगा ही नहीं। और जैसे ही वो क्या हो जाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्यूरी टेम्परेचर से आगे चला गया तो अभी क्या बन गया? पैरा। पैरा का कर्व कैसा आता है? तो ये कर्व खींचा जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और इस लॉ को कहा जाता है क्यूरी एंड वाइस लॉ। उन्होंने क्या बोला कि काई इज इक्वल टू 1 अपॉन जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हो वो टीसी से ऊपर होगा। अब इसका सी माइनस यह है क्यूरीज एंड वाइस। ठीक है, आइए एक बार नोट्स निकालते हैं और इसको रीड करके देखते हैं। पेज नंबर 12 पे आइए। सॉरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन में 3 है, डाई, पैरा और फेरो। अब यहाँ पे डाई के लिए काई की वैल्यू देखिए -1 से 0 के बीच, यानी कि क्या है? नेगेटिव, है ना? पैरा के लिए 0 से एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, हाँ, स्मॉल पॉजिटिव, नियर टू 1 होता है ना। फेरो 1 से जाता है। म्यू आर 0 से 1 के बीच में, यानी कि पॉजिटिव। पैरा के लिए 1 से ज्यादा, बट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फेरो के लिए 1 से ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइए डायमैग्नेटिक। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री में? In each pair, direction of spin is opposite. They cancel magnetic moment of each other. As a result, magnetic moment become 0. याद आया? ठीक है। When these materials are placed in external magnetic field, then one electron of the pair becomes slow while the other one accelerate. Now they cannot cancel each other. Whole magnetic moment induced in the material in opposite direction. देखिए, अब आपको पता है डायमैग्नेटिज्म में
अगर आपके पास में किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, ये और ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर देते हैं, कैंसिल। लेकिन अब अगर इसी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक का स्पीड क्या करेगा, बढ़ा देगा, और एक की क्या कर देगा, कम। तो इसके द्वारा ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा, इसके कारण कम होगा, तो दे विल नॉट एबल टू कैंसिल ईच अदर, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, अभी तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर एक की स्पीड बढ़ गई, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, डायमैग्नेटिक मटेरियल। चाहो तो इसको डायमैग्नेटिक करके बना सकते हो, एक की स्पीड बढ़ जाएगी, एक की स्लो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0, और इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। ये बात कह रहा है वो अंग्रेजी। दूसरी बात, अगर एक्सटर्नल फील्ड है और वहां पर आपने, ये समझिए यहाँ पे बहुत सारा आपने फील्ड बना रखा है, अगर आपने इसमें कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। और कोई हार्डली कोई एक लाइन चली गई तो चली गई, अदरवाइज एनसीईआरटी में हमने बना रखा है, इसमें मैंने एक लाइन भेज भी दी, अदरवाइज तो ये क्या करेगा, ऊपर से निकलेगा, इसको अपोज करेगा। ठीक है, बनाइए इसको। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सुपरकंडक्टर कैसे बनते हैं पता है ना, बहुत कम टेम्परेचर पर बनते हैं। ठीक है, पढ़े लिखा है इसमें भी, these are metals cooled at very low temperature which exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetic। तो सुपर कंडक्टर परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं और परफेक्ट कंडक्टर होते हैं, जीरो रेजिस्टेंस। Here the field lines are completely expelled, और अगर आप सुपर कंडक्टर बनाओगे तो इसमें एक भी लाइन नहीं बना सकते। इनके लिए काई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, परफेक्टली -1, अदरवाइज -1 से थोड़ी सी बड़ी। म्यू आर होगा 0। सुपर कंडक्टर रिपेल्स मैग्नेट, ठीक है, एंड इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। सही बात है। हाँ, तो मेरे पूजा मैं तेरे पूजा, तू मेरे पूजा, इसने उसको धक्का मारा, उसने इसको धक्का मारा। The phenomena of perfect diamagnetism in superconductor is called as Misner effect। आइए, paramagnetic material, it is the property of the material having unpaired electrons in the outermost orbital। These unpaired electrons spin in same direction, therefore each other has a stable magnetic moment। हर एक एटम का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, called tiny bar magnet। These tiny bar magnets are randomly oriented, जैसा हमने बनाया था, therefore net magnetic moment become 0। तो उनका भी net magnetic moment क्या होता है, 0। When these paramagnetic material are placed in external magnetic field, each tiny bar magnet experience a torque which gets arranged and then aligned। तो वो उसकी डायरेक्शन में उसको अलाइन कर देता है। Now the whole material gets magnetic moment in the same direction of external field। They have tendency to move from the weaker region of magnetic field to the stronger region of magnetic field, मतलब strong की तरफ भागते हैं। They get weakly attracted, और strongly attracted कौन होगा, और जब आपसे बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का डायग्राम बनाइए इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी जगह पे ऐसा जा रहा है तो वो आसपास की लाइनों को भी अपनी तरफ खींच देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले थी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको कट कर दिया। यहाँ पे भी आप समझिए कि यहाँ पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगर मैं
बनाना चाह रहा हूं तो ये इतनी तीनी जानी चाहिए ना, लेकिन ये आसपास वाले को भी अपनी तरफ ठीक नहीं दे है। ओके, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यही आसपास मिलकर के क्या बना लेंगे, डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जैसे एक्सटर्नल आ जाएगा वो सारे डोमेन को धम धम करके एक साथ अरेंज कर देगा। ठीक है, चलिए, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हिच गेट्स मैग्नेटाइज्ड मोर इंटेंसिवली इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। These materials have tiny bar magnet as in paramagnetic material, but they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a macro volume. आसपास वाले को कर पाएगा, वो जो पहले डोमेन बनाया था उनको कर पाएगा। Called domains. When we apply external magnetic field, the domains orient themselves in the direction of external field more intensively. When the external field is removed, in some ferromagnetic material, magnetization persists. Such material are called hard magnet. External magnetic field हटाने के बावजूद उसके अंदर magnetic field बचा रहता है, वो कहलाते हैं आपके hard magnet, यानी कि उसको डीमैग्नेटाइज इजीली आप नहीं कर पाते। एग्जाम्पल ये है। On the other hand, there is class of ferromagnetic material in which the magnetization disappear just after removal the external field. They are called soft iron. One such material is appreciated material, soft iron. तो soft iron आपका soft ferromagnetic material है ना, और वो hard ferromagnetic। आपने पढ़ा होगा अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक स्विच ऑन करा मैग्नेट बनाता है। जैसे रेलवे के बड़े बड़े डब्बे होते हैं, इन डब्बों को कैसे उठाया जाता है, अब धूल जैसे 4-5 लगा के थोड़ा तो वो क्या करते हैं, क्रेन बनाते हैं। यहाँ पे मेटल होती है, इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ये मैग्नेट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से इसको चिपका देते हैं, उठा करके दूसरी जगह ले गए। अब करंट क्या करेंगे, तो उसका मैग्नेटाइजेशन जितना था उसका डिसअपीयर हो जाएगा, वो छूट जाएगा। एक ही तरीका। अब सोचो आपने स्विच ऑन करा, मैग्नेट बन गया, स्विच ऑफ करा, वो पूरा डीमैग्नेटाइज ही नहीं हुआ, लटका रह जाएगा। तो वो जो था वो हार्ड मैग्नेट है, वो आप परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट में काम नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी मैग्नेटाइज इजीली एंड मस्ट बी डीमैग्नेटाइज इजीली। ठीक है, लास्ट पेज पर आइए। परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट substances which retain their ferromagnetic property for a long period of for a long space कर लेना, for a long period of time at room temperature is called permanent magnet. समझा गया? Electromagnet substances which is magnetized and demagnetized easily by the magnetic effect of current are called electromagnet. तो आप सॉफ्ट आयरन के इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपके मशीन